हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, उम्मीद है आपकी यूजीसी एनटीए नेट 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम 50 डेज मैराथन लेकर के आए हैं, जिसमें हम 50 डेज में 50 वीडियोस अपलोड करेंगे। हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज हैं। कुल मिलाकर ये 5000 एमसीक्यूज की सीरीज है। वीडियो हर रोज रात 10 बजे अपलोड हो जाता है। दोस्तों, आज हमारा डे 37 है। लास्ट 36 डेज में 36 वीडियोस अपलोड किए हैं और कुल मिला के 3600 एमसीक्यूज अपलोड ऑलरेडी कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज आप उन वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करेगा। आज हम मनी इन बैंकिंग मॉक टेस्ट पार्ट 37 लेकर के आए हैं, जिसमें हम अगले 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं फ्रॉम एमसीक्यू 3601 टू एमसीक्यू 3700। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनी इज वॉट मनी डज, हु सेड इट। किसने ये लाइन कही थी या ये डेफिनेशन कहा था कि मनी इज वॉट मनी डज। हमारा पहला ऑप्शन क्रोथर, दूसरा रॉबर्टसन, तीसरा वॉकर और चौथा पॉल इनजिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉकर। ये वॉकर की डेफिनेशन है, जहां पे उन्होंने कहा था मनी इज वॉट मनी डज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है हमारा, मनी इन द नॉर्मल सेंस मीन्स। नॉर्मल सेंस में मनी का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन करेंसी, दूसरा ऑप्शन करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, तीसरा ऑप्शन करेंसी एंड ऑल बैंक डिपॉजिट्स, चौथा ऑप्शन ऑल लिक्विड एसेट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी इन द नॉर्मल सेंस मीन्स ऑल लिक्विड एसेट्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इसमें से जो एकदम सही स्टेटमेंट है वो आपको पता लगाना है। पहला स्टेटमेंट है, मनी मस्ट बी एसेंशियली बी लीगल टेंडर। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। तीसरा, ट्रू डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। चौथा, ऑल मनी इज करेंसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। पहला क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पहले स्टेटमेंट में बोला है मनी मस्ट एसेंशियली बी लीगल टेंडर। जरूरी नहीं है करेंसी लीगल टेंडर होता है, जरूरी नहीं मनी लीगल टेंडर हो। ठीक है। तीसरा कह रहे हैं कि ट्रू डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। देखिए यहां पे अगर टाइम डिपॉजिट्स बोला होता तो बात समझ में आती, लेकिन इन्होंने बोला ट्रू डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। ट्रू डिपॉजिट्स क्या होता है, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। टाइम डिपॉजिट्स होता तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट ये भी हो जाता कि टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। उसे कंसिडर करते हैं। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट हो गया या फिक्स डिपॉजिट हो गया, ये टाइम डिपॉजिट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस लिहाजे से ये गलत है। और चौथा कह रहे हैं कि ऑल मनी इज करेंसी। ऑल मनी इज नॉट करेंसी, लेकिन ऑल करेंसी इज मनी। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये भी स्टेटमेंट गलत है। इस क्वेश्चन का एकदम सही स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक्स में जो जमा होता है उसे मनी कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मनी का एक एसेंशियल फंक्शन है। पहला, स्टोर ऑफ वैल्यू। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तीसरा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। चौथा, बेसिस ऑफ क्रेडिट। देखिए अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि ये चारों के साथ चारों जो हैं वो मनी के फंक्शंस हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि कौन सा एक एसेंशियल फंक्शन है मनी का। ठीक है, तो जो एसेंशियल फंक्शन है मनी का, आपको याद है ना, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में 2 चीजें आती हैं। ठीक है, पहला कौन सा, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। तो इस हिसाब से जो एसेंशियल फंक्शन है वो ऑप्शन बी, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है हमारा, पॉल
आइंजेक क्लासिफाइड द फंक्शंस ऑफ मनी, जो पॉल आइंजेक थे उन्होंने फंक्शंस ऑफ मनी को किन बेसिस में क्लासिफाई किया था? पहला ऑप्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दूसरा ऑप्शन एसेंशियल एंड सब्सिडियरी, तीसरा ऑप्शन स्टैटिक एंड डायनामिक और चौथा ऑप्शन कंटिंजेंट एंड अदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पाउल एंजेक क्लासिफाइड द फंक्शन ऑफ मनी एज स्टैटिक एंड डायनामिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है हमारा इन द बार्टर सिस्टम कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड विथ। ठीक है, बार्टर सिस्टम में कमोडिटीज किसके साथ एक्सचेंज होती थी? पहला ऑप्शन गोल्ड पीसेस, दूसरा ऑप्शन पेपर करेंसी, तीसरा ऑप्शन कमोडिटीज, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन बार्टर सिस्टम कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड विथ कमोडिटीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है हमारा मेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम इज नॉट। ठीक है, इनमें से कौन सा बार्टर सिस्टम का मेरिट्स नहीं है? पहला ऑप्शन मिनिमम रिस्क, दूसरा ऑप्शन नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, तीसरा सिंप्लिसिटी, चौथा नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ये एक्चुअली मेरिट नहीं है, ये डीमेरिट है बार्टर सिस्टम का। ठीक है, जहां पे बोला जा रहा था नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इट्स अ डीमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है हमारा इट इज नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम टू ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, प्रोड्यूस फॉर सोशल रिक्वायरमेंट्स, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि बार्टर सिस्टम में इनमें से क्या चीज पॉसिबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अगर आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर में रहते हैं और अगर आपको बार्टर एक्सचेंज के जमाने में कोई कमोडिटी साउथ इंडिया पहुंचाना है, केरला पहुंचाना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, अगर आप जबरदस्ती ट्रांसफर करते भी हैं तो बार्टर एक्सचेंज में जो कमोडिटीज होती थी ना वो पेरिशेबल नेचर की ज्यादा होती थी, तो पहुंचने में खराब हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, अगर लाइफ स्टॉक है तो मर जाए, कुछ भी हो सकता था, तो ये एक हिसाब से इम्पॉसिबल था। तो इट इज नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम टू ट्रांसफर द वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन है हमारा बाय द यूज ऑफ मनी। बाय द यूज ऑफ मनी के आगे हमें चीजें ऐड करनी है, 4 ऑप्शन है। द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल हैज इंक्रीज्ड, by the use of money the mobility of capital has diminished, तीसरा by the use of money the mobility of capital has finished, और चौथा by the use of money the mobility of capital remains stable। इस क्वेश्चन का सही आंसर है by the use of money the mobility of capital has increased। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है हमारा Who has given the legal definition of money? इनमें से किसने मनी का लीगल डेफिनेशन दिया था? पहला ऑप्शन रॉबर्टसन, दूसरा ऑप्शन विथर्स, तीसरा ऑप्शन हॉटरे और चौथा ऑप्शन कीन्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी वॉज गिवन बाय हॉटरे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मनी का प्राइमरी फंक्शन है? पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, तीसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथा ऑप्शन मींस ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है? इट इज ऑप्शन ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए फंक्शंस ऑफ मनी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटिंजेंट फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो फोरमोस्ट सबसे पहला फंक्शन है मनी का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मनी का सेकेंडरी फंक्शन नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ वैल्यू, दूसरा ऑप्शन
स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, तीसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू और चौथा ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मीडियम ऑफ वैल्यू इज अ प्राइमरी फंक्शन, जिसको बेसिकली कहा जाता है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपसे घुमा फिरा करके सवाल पूछेंगे, ऐसे ऑप्शंस देंगे, तो आपको ध्यान देना है इन सारी चीजों पे। मीडियम ऑफ वैल्यू या मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, बेसिकली मेजरमेंट ऑफ वैल्यू होता है, लेकिन ऑप्शन में मीडियम ऑफ वैल्यू दे दिया तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। मीडियम ऑफ वैल्यू इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, इट इज नॉट अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है हमारा, मनी इज यूजफुल ओनली इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मनी हर इकोनॉमी में बहुत ही यूजफुल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है हमारा, द कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी इज नॉट। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, नॉट, क्योंकि कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस बड़े, मतलब क्या बताऊं, बड़े रिस्की होते हैं। नॉट पूछ लेता है लेकिन हम नॉट पे ध्यान नहीं देते। तो मैं कई बार, जितने भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं मॉक टेस्ट पे, हर बार जब भी ऐसा सवाल आता है तो मैं उस पर फोकस जरूर करता हूँ, एम्फेसिस जरूर देता हूँ। तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि इस चीज पे आप ध्यान दें। इन्होंने सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा मनी का कंटिंजेंट फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिनल वैल्यूज, तीसरा मेकिंग कैपिटल लिक्विड और चौथा स्टोर ऑफ वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि ये कंटिंजेंट फंक्शन नहीं है, ये सेकेंडरी फंक्शन है। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी, नॉट कंटिंजेंट। ऊपर के तीन जो भी दिए गए हैं वो कंटिंजेंट हैं, लेकिन ये स्टोर ऑफ वैल्यू। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है हमारा, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर मॉडर्न मनी। मॉडर्न मनी के लिए इट इज नॉट एसेंशियल। व्हाट इज नॉट एसेंशियल? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टू हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, इलास्टिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर मॉडर्न मनी टू हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू आप समझते हैं ना, कि जिस मटेरियल से वो मनी बना है, करेंसी बनाया गया है, उसकी भी वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि 10 रुपए का सिक्का बना है, तो 10 रुपए जो फेस वैल्यू है, जिसके ऊपर 10 लिखा है, वो उतनी होनी चाहिए जितना मटेरियल की वैल्यू है। मतलब जो उसमें मटेरियल यूज हुआ है ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो भी 10 रुपए वैल्यू का होना चाहिए। तो आज के टाइम में इट इज नॉट एसेंशियल इन द मॉडर्न मनी टू हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, 2000 रुपीज का जो नोट है, जिसकी फेस वैल्यू 2000 है, उसको बनाने में गवर्नमेंट का 3.5 रुपए खर्च होता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? एक हिसाब से जीरो है, क्योंकि इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ठीक है, लेकिन एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो फेस वैल्यू है वो 2000 रुपीज है, तो बहुत ज्यादा है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर मॉडर्न मनी टू हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज। अब प्राइमरी फंक्शन पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको मालूम ही होगा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मेरे दोस्त, आप ध्यान से समझिएगा कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में दो ही फंक्शन होते हैं, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। ऑप्शन ये जो बी है ना, ये बस, और कोई फंक्शन नहीं होता है। तो आप बस ये चीज जिंदगी भर के लिए आप याद कर लीजिएगा कि जो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है ना, वो दो ही है, एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। आप समझ रहे हैं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे बोल रहे हैं बोथ ए एंड बी। इसके सिवा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद सेकेंडरी फंक्शन चला आता है, उसके बाद कंटिंजेंट फंक्शन चला आता है। तो होपफुली आप यहीं से याद कर सकते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में दो चीजें होती हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है हमारा, मनी इज द पाइवट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंसेस क्लस्टर्स, हु सेड इट। ये एक मनी की डेफिनेशन है और पूछा जा रहा है कि डेफिनेशन किसने दी थी। पहला ऑप्शन एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन पीगू, तीसरा ऑप्शन मार्शल,
चौथा ऑप्शन कीन्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी इज द पाइवट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय मार्शल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, money as a basis of price mechanism is most effective in। मनी एज अ बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म किस इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? पहला ऑप्शन सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा ऑप्शन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा ऑप्शन प्लान्ड इकोनॉमी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी एज अ बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज मोस्ट इफेक्टिव इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है हमारा money has a number of merits but it has so many demerits also। the demerits are seen when। ये demerits कब हमें दिखाई देता है? पहला ऑप्शन money becomes the master instead of a servant, दूसरा the capital oriented economy exists, तीसरा the socialistic pattern of economy exists, और चौथा all in all the conditions। इस क्वेश्चन का सही आंसर है money has a number of merits but it has so many demerits also। the demerits are seen when money becomes the master instead of servant। option A is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन है हमारा money is that which does the function of money who has given this definition। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी थी? जहां पे उन्होंने कहा था कि मनी इज दैट, मनी वो चीज है, वो सारी चीजें विच डज द फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, पहला ऑप्शन मार्शल, दूसरा ऑप्शन हार्टले विथर्स, तीसरा ऑप्शन मिल, चौथा ऑप्शन थॉमस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हार्टले विथर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इन्होंने डेफिनेशन दी थी या स्टेटमेंट दिया था कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का वो बेसिकली प्राइमरी फंक्शन है। अब आप जानते हैं कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, आप जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, पहला ऑप्शन बेसिस ऑफ क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, तीसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, और चौथा मीन्स ऑफ स्टोरेज ऑफ एक्सचेंज पावर। इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। जैसा कि मैं बता रहा हूं प्राइमरी फंक्शन दो ही होते हैं और ये दो वही प्राइमरी फंक्शन है या मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन मनी के यही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन है हमारा द ऑक्सिलरी फंक्शन ऑफ मनी इज। जो मनी का ऑक्सिलरी फंक्शन है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, तीसरा बेसिस ऑफ क्रेडिट, चौथा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D, transfer of value। The auxiliary function of money is transfer of value। Option D is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, the bad money drives out the good money from the circulation। Who has given this principle? ठीक है, ये एक लॉ है और अगर आपने ये लॉ पढ़ा है तो आप जल्दी से आंसर बता देंगे। इन्होंने जो सवाल पूछा है वो पूछा है कि जो बैड मनी होता है ना वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता है। ये प्रिंसिपल किसने दिया था? ये बेसिकली प्रिंसिपल आप कह रहे हैं लेकिन ये एक लॉ है और जिनका लॉ है उन्हीं के नाम पे लॉ पड़ा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन थॉमस ग्रेशम्स, दूसरा ऑप्शन मार्शल, तीसरा ऑप्शन कीन्स, चौथा ऑप्शन केंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस ग्रेशम्स। ठीक है, थॉमस ग्रेशम्स फाइनेंशियल एडवाइजर थे क्वीन एलिजाबेथ के यहां। ठीक है, और इन्होंने ग्रेशम्स लॉ दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि जो बैड मनी है ना वो गुड मनी को सर्कुलेशन से बाहर कर देता। अब ये ग्रेशम्स लॉ क्या है, पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मनी बैंकिंग का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाकर के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन है हमारा मनी सप्लाई मीन्स। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन करेंसी मनी, दूसरा कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द बैंक्स, तीसरा टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट, और चौथा करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी सप्लाई मीन्स टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट इज द
मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है हमारा, सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज। सर्कुलेशन ऑफ मनी किस सिचुएशन में हाई होगा? पहला, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, जब मनी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। तीसरा, शॉर्टर इंटरवल ऑफ वेज पेमेंट्स। और चौथा, इरेगुलरिटी ऑफ इनकम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शॉर्टर इंटरवल ऑफ वेज पेमेंट्स। मतलब समझिएगा, देखिए इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की 70% पॉपुलेशन विलेज में रहती है और ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं, ठीक है, जो खेती बाड़ी भी करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। अगर उन्हें जल्दी जल्दी पैसा मिलेगा, जैसे हर रोज पैसा मिलेगा, तो हर रोज खर्च करेंगे। हर रोज अगर 500 रुपीज मिल रहा है, ठीक है, तो हर रोज पैसा मिला, हर रोज उन्होंने खर्च किया। लेकिन अगर वही चीज मंथली मिल रही है, लंबे टाइम स्पैन पे ज्यादा पैसा मिल रहा है कंपेरेटिवली, तो उनको खर्च करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। वो वेट करेंगे, फिर 1 महीना जब मिलेगा तो 5 दिन में खत्म, फिर वो 1 महीना वेट करेंगे, फिर 5 मिला तो खत्म। तो इन्होंने बोला कि जितने शॉर्टर इंटरवल में आप वेज पेमेंट कीजिएगा, उतना जल्दी सर्कुलेशन होगा पैसे का, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ वेज पेमेंट। पहला क्यों नहीं हो सकता? लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी बहुत सारे लोगों ने अपने पास रखा हो, बैंक में अपने पास रखा हो, आरबीआई ने अपने पास रखा हो, तो क्वांटिटी ऑफ मनी तो ज्यादा है, जरूरी थोड़ी सर्कुलेशन ज्यादा हो, ठीक है। आपने भी अपनी जेब में पैसा रखा है, बहुत समय से रखा है, गुल्लक में रखा है, लेकिन जरूरी थोड़ी सर्कुलेशन हो रहा हो उसका। बैंक में पैसे रखे हुए हैं, एफडी की हुई है, जरूरी नहीं है कि उसका सर्कुलेशन हो रहा हो, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश ट्रांस। अब स्मॉल फ्रीक्वेंसी है तो हाई कैसे हो सकता है सर्कुलेशन ऑफ मनी? तीसरा कह रहे इरेगुलरिटी ऑफ इनकम, तो हाई कहां से हो सकता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नंबर 26 क्वेश्चन है हमारा, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट डिमांड फॉर मनी इज। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये बिलीव करते थे कि जो डिमांड फॉर मनी है वो, पहला ऑप्शन स्टेबल इन शॉर्ट टर्म, दूसरा स्टेबल इन लॉन्ग टर्म, तीसरा डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ कैश बैलेंसेस, और चौथा डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव फैक्टर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल इन शॉर्ट टर्म। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये विश्वास करते थे कि जो डिमांड फॉर मनी है वो शॉर्ट टर्म में स्टेबल रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है हमारा, डिमांड फॉर मनी इन द मॉडर्न सेंस इज डिपेंड अपॉन। जो डिमांड फॉर मनी है मॉडर्न सेंस में वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? पहला ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, और चौथा ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिमांड फॉर मनी इन द मॉडर्न सेंस इज डिपेंडेंट ऑन लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट मनी इज डिमांडेड फॉर यूज एज। इकोनॉमिस्ट ये विश्वास करते थे कि जो मनी है वो डिमांड किया जाता है किस इस्तेमाल के लिए? पहला ऑप्शन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन एन एसेट फॉर अर्निंग इंटरेस्ट, और चौथा अ मीडियम फॉर सेविंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट मनी इज डिमांडेड फॉर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इसीलिए मनी का जो फंक्शन है उसमें जो प्राइमरी फंक्शन है उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है या जो मेन फंक्शन है मनी का वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है हमारा, डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स इज डिपेंडेंट ऑन। सवाल पूछा जा रहा है कि कीन्स के हिसाब से डिमांड फॉर मनी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पहला ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, और चौथा ऑप्शन वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिमांड फॉर मनी अकॉर्डिंग टू कीन्स इज डिपेंडेंट ऑन लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है हमारा, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन। जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है ना, जैसे डिमांड फॉर मनी अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे ना
तो आप समझते हैं, आप ये चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसको बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले ट्रांजेक्शनल डिमांड, फिर प्रिकॉशनरी डिमांड, और लास्ट में आता है स्पेक्युलेटिव डिमांड। अब यहां पे सवाल पूछ रहे हैं कि जो स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन लेवल ऑफ इनकम, दूसरा ऑप्शन बिजनेस टर्नओवर, तीसरा ऑप्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और चौथा ऑप्शन सब्जेक्टिव फैक्टर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। शेयर मार्केट की अगर बात करें, आज के डेट के शेयर मार्केट की बात करें, तो जो एनालिसिस किया जाता है वो इसी हिसाब से किया जाता है कि अपने पास पैसा रखें, बैंक में रखें या शेयर मार्केट में लगाएं। दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंस ऑल दीज थिंग्स। तब भी मैटर करता था, आज के डेट में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैटर करता है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाइएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख करके इन्वेस्ट कीजिएगा, उस जगह इन्वेस्ट कीजिएगा जहां पे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे, निफ्टी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जो निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज हैं वहां इन्वेस्ट करेंगे, तो भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के ही आप इन्वेस्ट करेंगे। ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं, ब्लू चिप्स कंपनीज, जो सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दे रही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन है हमारा रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज। सवाल पूछा जा रहा है कि रिजर्व मनी को और क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक्स, दूसरा हाई पावर्ड मनी, तीसरा कैश ऑन हैंड विद बैंक्स, चौथा बैंक डिपॉजिट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो बहुत नेसेसरी है ताकि हम मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकें। पहला ऑप्शन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी, दूसरा इंक्रीज इन द करेंसी डिपॉजिट रेशियो, तीसरा इंक्रीज इन द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, चौथा नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन है हमारा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज। वेलोसिटी का मतलब आप समझिएगा एक हिसाब से स्पीड होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ सर्कुलेशन, स्पीड ऑफ सर्कुलेशन का मतलब जिस स्पीड से मार्केट में जा रहा है उसी स्पीड से सरकार के पास आ रहा है, मतलब बैंक के पास आ रहा है, और बैंक से फिर वो सर्कुलेशन होकर के मार्केट में जा रहा है, फिर बैंक के पास आ रहा है। देखिए सारे पैसे तो गवर्नमेंट के पास आते नहीं है, लेकिन ज्यादातर पैसे बैंक में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो बैंक के पास कितना जमा हो रहा है, बैंक उसमें से कितना लोन दे रहा है, वो पैसा कितने समय में वापस बैंक के पास आ रहा है, फिर बैंक उसमें से लोन दे रहा है, फिर बैंक के पास आ रहा है। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, कितनी तेजी से ये सर्कुलेट कर रहा है पैसा इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज, पहला ऑप्शन लार्ज क्वांटिटी ऑफ मनी, दूसरा ऑप्शन स्मॉल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, तीसरा शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ वेज पेमेंट्स, और चौथा इरेगुलरिटी ऑफ इनकम रिसीट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ वेज पेमेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हम जिस देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है और मजदूरी करती है। आपको मालूम है जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें वेजेस मिलता है, और वेजेस नॉर्मली पर डे के बेसिस के ऊपर मिलता है। देखिए वेजेस की जो परिभाषा है कि वेजेस और सैलरीज में डिफरेंस क्या होता है, मैं वो भी क्लियर कर दूं। सैलरी उनको दिया जाता है जो मेंटल वर्क करते हैं, जो दिमाग से काम करते हैं, जो दिमाग का प्रयोग करके काम करते हैं, उन्हें सैलरी दी जाती है। ठीक है, और वेजेस उनको दिया जाता है जो शारीरिक श्रम करते हैं, शरीर से मेहनत करते हैं, जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, उनको वेजेस दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हर रोज दे रहे हो, हर हफ्ते दे रहे हो, हर महीने दे रहे हो, हर साल दे रहे हो, हार्डली मैटर्स। यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर सैलरी हो या वेज हो, अगर आप हर रोज देना शुरू कर दोगे तो ये सर्कुलेशन बड़ी तेजी से हो जाएगा। ठीक है, आज मैंने जितना कमाया, आज मुझे मिला, आज मैंने खर्च किया, वो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होना। लेकिन अगर मुझे हर महीने मिलेगा तो फिर मैं महीने महीने में खर्च करूंगा। ठीक है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, मतलब वहां पे स्लो हो जाएगा, स्पीड जो है ना वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन की वो स्लो हो जाएगी। तो इन्होंने ये बात बोली कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी विल बी हाई व्हेन देयर इज शॉर्टर इंटरवल्स ऑफ वेज पेमेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन है हमारा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द क्वांटिटी ऑफ मनी इन फिशर्स अप्रोच हैज। अगर आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ा है तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्लासिकल अप्रोच को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है फिशर्स अप्रोच, दूसरा है कैम्ब्रिज अप्रोच। ठीक, फिशर्स अप्रोच में अकेले फिशर है, और फिशर की बात की जा रही है तो फिशर ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दी है, लेकिन कैम्ब्रिज अप्रोच में क्वालिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी है, जिसे हम कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं, और फिशर्स अप्रोच को हम ट्रांजैक्शनल अप्रोच भी कहते हैं। और फिशर ये कहते हैं कि जितना ज्यादा पैसा होगा आपके पास उतना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, और ये डायरेक्टली रिलेटेड जो है ना वो एक हिसाब से प्राइस से रिलेटेड है। अब बात समझ रहे हैं? होपफुली आपको ये आइडिया लग गया होगा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में। छोटा सा एक ओवरव्यू था। इन्होंने सवाल पूछा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जो क्वांटिटी ऑफ मनी है ना इन फिशर्स अप्रोच, वो क्या है? अप्रोच हैज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद प्राइस लेवल, दूसरा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद वैल्यू ऑफ मनी, तीसरा इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद प्राइस लेवल, और चौथा नो रिलेशन विद द वैल्यू ऑफ मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है other things remaining the same, the quantity of money in the Fisher's approach has direct proportional relationship with price level. Option A is the correct answer for the given question. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not an assumption for quantity theory of money? इनमें से कौन सा assumption सही नहीं है? is not an assumption for quantity theory of money. पहला ऑप्शन, the price level is an inactive element in the equation of exchange. दूसरा, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तीसरा, कांस्टेंट रेशियो बिटवीन लीगल टेंडर मनी एंड क्रेडिट मनी, और चौथा, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्चुअली में इट इज नॉट एन assumption फॉर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन है हमारा, यहां पे फिशर्स अप्रोच का एक फॉर्मूला दिया है। इन द इक्वेशन PT is equal to mv plus m single inverted comma में v, which element is not assumed to be constant? इनमें से कौन सा एलिमेंट अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट नहीं है? अगर हम P की बात करें तो P डिनोट करता है प्राइस लेवल, M की बात करें तो M डिनोट करता है द टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी, V की अगर हम बात करें तो द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, तो ये हो गया, और जो इन्वर्टेड कॉमा में V है वो है द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ M, दैट इज मनी ओनली। तो इसमें से कौन सी चीज, विच एलिमेंट इज नॉट एज्यूम टू बी कांस्टेंट? पहला ऑप्शन P, दूसरा ऑप्शन V, तीसरा ऑप्शन M, और चौथा ऑप्शन T। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, M। ठीक है, M क्या था? द टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी। ठीक है, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ के इन कैम्ब्रिज इक्वेशन डिपेंड्स ऑन। जो वॉल्यूम ऑफ के है, मतलब के आप अगर समझ रहे हैं, अगर इक्वेशन जानते हैं तो के का मतलब ये होता है द प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड इन मनी। ठीक है, लोगों के पास जितना भी पैसा है उसको अपने पास होल्ड करके जो रखते हैं ना, उसका जो वॉल्यूम है कैम्ब्रिज इक्वेशन के हिसाब से ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन मनी सप्लाई, दूसरा ऑप्शन रियल नेशनल इनकम, तीसरा ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, और चौथा ऑप्शन इंटरेस्ट रेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द वॉल्यूम ऑफ के इन कैम्ब्रिज इक्वेशन डिपेंड्स ऑन रियल नेशनल इनकम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वाज गिवन बाय पीगू? इनमें से कौन सा इक्वेशन पीगू ने दिया था? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, P इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय ky, दूसरा P इज इक्वल टू kr डिवाइडेड बाय m, तीसरा P इज इक्वल टू kt डिवाइडेड बाय m, और चौथा P इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय t। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, P इज इक्वल टू kr डिवाइडेड बाय m, या इसे बोलते हैं m डिवाइडेड बाय kr, वेयर P स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ मनी और इट्स इनवर्स द प्राइस लेवल, m डिवाइडेड बाय kr, m represents the supply of money, r the total national income, and k represents that fraction of r which people wish to keep in cash। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी, P इज इक्वल टू KR डिवाइडेड बाय M। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है हमारा, which of the following statements is true for Cambridge approach in comparison to Fisher's approach? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कैम्ब्रिज अप्रोच में अगर हम उसे फिशर्स अप्रोच से कंपेयर करें? पहला ऑप्शन, कैम्ब्रिज अप्रोच में मोर इंपॉर्टेंस ऑफ मनी सप्लाई दिया गया है एज कंपेयर टू फिशर्स अप्रोच। दूसरा ऑप्शन, कैम्ब्रिज अप्रोच इज लॉन्ग टर्म एनालिसिस एज कंपेयर टू फिशर्स अप्रोच। तीसरा, कैम्ब्रिज अप्रोच हैज गिवन मोर इंपॉर्टेंस ऑफ डिमांड फॉर मनी as we compare it with Fisher's approach। और चौथा, Cambridge approach depends on interest rate for cash balances। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैम्ब्रिज अप्रोच के कंपैरिजन में, मतलब अगर फिशर्स से अगर कैम्ब्रिज का अगर हम क्या करें, कंपैरिजन करें, तो जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन बी है, लॉन्ग टर्म एनालिसिस। कैसे, जरा समझिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखिए, कैम्ब्रिज अप्रोच जो था वो था क्वालिटी मनी की बात कर रहा था, ठीक है, और कैश बैलेंस की बात कर रहा था, ठीक है। यहां ऑप्शन डी में आप कैश बैलेंस देख रहे हैं, लेकिन आगे इंटरेस्ट रेट दिया है, इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेकुलेशन ऑफ मनी। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, प्लीज, ठीक। तो अगर हम बात करें फिशर्स अप्रोच, फिशर्स ने बोला था क्वांटिटी, जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा, उतना ज्यादा सर्कुलेशन होगा, जितना जल्दी पैसा आएगा उतनी स्पीड में वो सर्कुलेट करेगा। कैम्ब्रिज ने बोला कि एक मिनट, आपके पास जितना भी पैसा आएगा क्या आप उसे एक बार में खर्च कर दोगे? नहीं, ठीक है। तो उन्होंने लॉन्ग टर्म एनालिसिस किया, उन्होंने बोला कि डिमांड फॉर मनी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या होगा, ट्रांजेक्शनल अप्रोच, और ये आपका क्वालिटी पैसा खर्च होगा ट्रांजेक्शन में, बाकी पैसा बचा लेंगे, जिसे हम बोलते हैं कैश बैलेंस अप्रोच, जो आपने पैसे बचा लिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। उसमें आपने कुछ पैसे बचा लिए प्रिकॉशनरी नीड के लिए और कुछ पैसे बचा लिए आपने स्पेकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये कैम्ब्रिज अप्रोच था, जो बेसिकली अगर हम उसे कंपेयर करें फिशर्स अप्रोच से, तो वो लॉन्ग टर्म एनालिसिस के ऊपर था। ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। फिशर्स में कोई लॉन्ग टर्म एनालिसिस नहीं था। फिशर्स ने बोला अगर आप बिजनेसमैन हो, जितना ज्यादा पैसा आएगा पूरा खर्च कर दोगे, और मिलेगा और खर्च कर दोगे, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे। कैम्ब्रिज ने बोला नहीं भैया, हम पूरा नहीं खर्च करेंगे, हम कुछ बचा के भी रखेंगे, लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है हमारा, कीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लाइज इन। जो कीन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो किसके ऊपर है, डिपेंडेंट है? पहला ऑप्शन, एम्फेसिस ऑन इमीडिएट कॉज ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। दूसरा, कंसिडर्स मनी सप्लाई एज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस लेवल। तीसरा, इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ मनी विद द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड द थ्योरी ऑफ आउटपुट। और चौथा, प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कीन्स ने कहा था, कीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी लाइज इन द इंटीग्रेशन ऑफ द मनी लाइज इन इंटीग्रेट द थ्योरी ऑफ मनी विद द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड थ्योरी ऑफ आउटपुट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। ये कीन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था डिमांड फॉर मनी में और बेसिकली क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है हमारा, Which of the following statement is not correct with regard to Friedman's restatement of quantity theory of money? ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, not correct with regard to Friedman's statement of quantity theory of money? पहला ऑप्शन, direct relationship between real income and the demand for money. दूसरा, direct relationship between the rate of interest and the demand for money. तीसरा, an inverse relationship between the rate of increase of price level and the demand for money. और आखिरी, the demand for money varies directly and proportionately with the change in the general price level. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। ये ऑप्शन सही है। ये जो बात कही गई है, इट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। उसके लिहाज से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे उन्होंने कंसीडर नहीं किया था कि जो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डिमांड फॉर मनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 42। क्वेश्चन हमारा, इन इंडिया ₹1 कॉइन इज मिंटेड बाय। भारत में ₹1 का कॉइन कौन मिंट करता है? पहला ऑप्शन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा ऑप्शन, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तीसरा ऑप्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चौथा कमर्शियल बैंक्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन इंडिया ₹1 कॉइन इज मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 43 क्वेश्चन है हमारा द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है हमारा आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन। आरबीआई किस डेट को नेशनलाइज हुआ था? पहला ऑप्शन जनवरी 1 1949, दूसरा ऑप्शन अगस्त 15 1947। अरे भैया इस देश इस समय आजादी मिली थी हमको, ठीक है, ये नहीं हो सकता। तीसरा है अप्रैल 1 1935, नहीं, इस टाइम आरबीआई ने काम करना शुरू किया था, ठीक है। और जनवरी 26 1950, अरे हमारा देश रिपब्लिक बना था, ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 26 1950 को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1 1949। उसके पहले वो नेशनलाइज नहीं था, प्राइवेटली काम कर रहा था, प्राइवेट तरीके से। प्राइवेट तरीके से का मतलब ये था कि देखिए आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में और 1 अप्रैल 1935 से उसने काम करना शुरू किया था, लेकिन आरबीआई में फॉरेन का कैपिटल बहुत ज्यादा था। तो 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज करने का मतलब क्या था कि वहां पे जो ज्यादातर शेयर था वो अब किसका हो गया? भारतीय सरकार का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है हमारा द रिजर्व बैंक एक्ट वाज पास्ड इन। जो रिजर्व बैंक एक्ट है वो कब पास हुआ था? पहला ऑप्शन 1935, दूसरा ऑप्शन 1934, तीसरा ऑप्शन 1949 और चौथा ऑप्शन 1947। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, द रिजर्व बैंक एक्ट वाज पास्ड इन 1934। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 46 क्वेश्चन है हमारा द आरबीआई हैज नो पावर टू इशू नोट ऑफ द डिनोमिनेशंस ऑफ। आरबीआई के पास कोई पावर नहीं है कितने रुपए के डिनोमिनेशन के नोट को इशू करने का, ठीक है। पहला ऑप्शन ₹20, दूसरा ऑप्शन ₹1000, तीसरा ऑप्शन 150 और चौथा 100। देखिए अभी की अगर हम बात करें तो 1000 रुपीज का नोट भी सर्कुलेशन में नहीं है, लेकिन उनके पास पूरी की पूरी पावर है वो 1000 रुपीज का नोट बना, क्योंकि पहले चल रहा था ना हमारे देश में, तो ये अथॉरिटी है। 20 रुपए तो आज भी हैं और 100 रुपए तो आज भी हैं। 150 रुपए हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 150, ठीक है। 150 रुपए का नोट ना बना है और 200 रुपए का आ गया तो 150 रुपए का क्या बनेगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन है हमारा परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इशूइंग करेंसी नोट। वेरी सिंपल, इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन सा बैंक फंक्शन परफॉर्म करता है इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स? पहला ऑप्शन एसबीआई, दूसरा ऑप्शन आरबीआई। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ द अबव, चौथा बोथ ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है हमारा Which statement is not true out of the following? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन लैंड डेवलपमेंट बैंक इज द चेंज्ड नेम ऑफ मॉर्गेज बैंक। दूसरा ऑप्शन लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू द फार्मर्स फॉर देयर ऑल काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तीसरा द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग लैंड मॉर्गेज बैंक इज टू एनकरेज द कोऑपरेटिव फार्मिंग बाय कीपिंग फार्मर्स लैंड ऑन मॉर्गेज। और चौथा All the above three statements are true. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। Which statement is true out of the following? ये सवाल था हमारा और ऑप्शन सी सही है। जो मेन पर्पस है एस्टैब्लिश करने का लैंड मॉर्गेज बैंक इज टू एनकरेज द कोऑपरेटिव फार्मिंग बाय कीपिंग फार्मर्स लैंड ऑन मॉर्गेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन 49 क्वेश्चन हमारा इन विच सिटी आरबीआई डज नॉट हैव अ ब्रांच। इनमें से कौन से सिटी में आरबीआई की ब्रांच नहीं है? पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन नागपुर, चौथा ऑप्शन मुंबई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए नागपुर में रीजनल ऑफिस है, इनका ब्रांच नहीं है, ठीक है। नागपुर इज द करेक्ट आंसर। इन विच सिटी आरबीआई डज नॉट हैव अ ब्रांच? नागपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि नागपुर में इनका रीजनल ऑफिस है, ब्रांच नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है हमारा विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय आरबीआई। इनमें से कौन सा फंक्शन आरबीआई परफॉर्म नहीं करता? पहला ऑप्शन
बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। तीसरा, इशुइंग ऑफ करेंसी नोट्स। और चौथा, परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो फंक्शन आरबीआई परफॉर्म नहीं करता वो है ऑप्शन डी, परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी का शेयर खरीद लेना ये आरबीआई का काम नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, बार्टर सिस्टम तो आप जानते होंगे। बार्टर सिस्टम जब दुनिया में लैंग्वेजेस नहीं थी, जब लोग इशारों में बात किया करते थे, तब बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम एक बहुत पुराना एक्सचेंज का सिस्टम है, जहां पे हम गुड्स या सर्विसेज के बदले में गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। तो सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से क्या बार्टर सिस्टम का एक डिफेक्ट है। पहला ऑप्शन, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दूसरा ऑप्शन, डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तीसरा ऑप्शन, डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपने इसके बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आपने सबसे पहले यही पढ़ा होगा कि बार्टर एक्सचेंज के डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स भी बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक है। डिफिकल्टी इन मेजर ऑफ वैल्यू, आप चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को छोटे छोटे पार्ट में मेजर नहीं कर सकते, या किसी एक स्टैंडर्ड, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था जिससे आप मेजर करके किसी भी चीज की वैल्यूएशन कर सकें। स्टोर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बार्टर एक्सचेंज के ड्रॉबैक्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, या लिमिटेशंस भी हम बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। इनमें से क्या क्रेडिट मनी कहलाता है। पहला ऑप्शन, चेक एंड ड्राफ्ट। दूसरा ऑप्शन, प्रोमिसरी नोट। तीसरा ऑप्शन, एक्सचेंज नोट। और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी की सारी चीजें क्रेडिट मनी कहलाती है, या क्रेडिट मनी की कैटेगरी में आती है। चेक या ड्राफ्ट, प्रोमिसरी नोट, एक्सचेंज नोट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियर मनी। इनमें से क्या नियर मनी की कैटेगरी में आता है। पहला ऑप्शन, बॉन्ड्स। दूसरा ऑप्शन, इंश्योरेंस पॉलिसी। तीसरा ऑप्शन, सिक्योरिटीज। और चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी चीजें नियर मनी की कैटेगरी में आती हैं। बॉन्ड्स भी नियर मनी की कैटेगरी है, इंश्योरेंस पॉलिसी और सिक्योरिटीज जिसमें इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, ये सारे के सारे नियर मनी की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी। इनमें से क्या मनी का फीचर है। पहला ऑप्शन, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। दूसरा ऑप्शन, होमोजेनस यूनिट। तीसरा ऑप्शन, लिक्विड एसेट। चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, आप कमेंट करके भी तो बता सकते हैं, आप एक बार ट्राई तो कीजिए। कमेंट करके देखिए कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मनी के सारे फीचर्स हैं, जिसमें प्राइमरी फंक्शन जो होता है उसमें आता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। फिर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है हर एक व्यक्ति मनी को एक्सेप्ट करता है, कोई मना नहीं करता। दूसरा कह रहे हैं होमोजेनस यूनिट, सारे के सारे जो मनी होते हैं एक जैसे होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तीसरा कहा जा रहा है कि लिक्विड एसेट, बहुत लिक्विड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में। तो एक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है, मतलब एनकरेज करना है, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा। पहला ऑप्शन, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम सीआरआर कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो। तीसरा ऑप्शन है, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। और चौथा ऑप्शन है, इंक्रीज बैंक रेट। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैसे हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमारा जो भी डिपॉजिट होता है वो प्राइमरी डिपॉजिट कहलाता है, और उस डिपॉजिट का कुछ परसेंट, फिलहाल तो 3% चल रहा है, और वैसे नॉर्मली ये 4% रहता है सीआरआर। तो ये 3% जो है वो आरबीआई के पास जाकर के जमा कर देता है हमारा बैंक। तो जब हम इसका जो परसेंटेज है, जैसे 4% से हमने 3% कर दिया, मान लीजिए 3% से घटा करके 2% कर देंगे, तो जब हम इसका परसेंटेज रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास पैसे ज्यादा बच जाते हैं, क्योंकि हमें कम पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। और जब हमारे पास ज्यादा पैसे बचेंगे तो हम ज्यादा लोन दे पाएंगे। ज्यादा लोन अगर हम दे पाएंगे तो एक तरीके का ये लोगों के पास जैसे ही पैसा जब जाएगा तो वो कहीं ना कहीं तो लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग पर्पसेस नोन एज डैश। वो इंस्टीट्यूशंस जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं ताकि वो लेंडिंग, लेंडिंग का मतलब होता है लोन देना, पैसे बांटना, एडवांस करना, ठीक है। आपने पैसा लिया ताकि आप लोन बांट सकें, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे काम करता है? पहला ऑप्शन कमर्शियल बैंक, दूसरा ऑप्शन सेंट्रल बैंक, तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट, चौथा ऑप्शन पब्लिक। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के बारे में आप जानते हैं ना, जहां पे आपका खुद का बैंक अकाउंट है, जहां पे आपने अपना खाता खुलवा रखा है, सेविंग्स अकाउंट है। वो आपसे जो भी पैसा लेता है उसका कुछ पोर्शन सीआरआर आरबीआई के पास जमा कर देता है, कुछ पोर्शन एसएलआर खुद के पास मेंटेन करता है लिक्विड फॉर्म में, ताकि डे टू डे ऑपरेशंस को पूरा किया जा सके, और बचे कुछ पैसे में से बहुत बड़ा पोर्शन वो लोन बांट देता है। तो ये कमर्शियल बैंक का काम है। सेंट्रल बैंक इज आरबीआई, आरबीआई का ये फंक्शन नहीं है। गवर्नमेंट और पब्लिक ऐसा कोई काम नहीं करते, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से पैसे डिपॉजिट्स लेकर के लेंडिंग करता है। ऑप्शन ए सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इनमें से क्या कमर्शियल बैंक का फंक्शन है? पहला ऑप्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा ऑप्शन क्रेडिट क्रिएशन, तीसरा ऑप्शन एजेंसी फंक्शन, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, क्रेडिट क्रिएशन और एजेंसी फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय। जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं? पहला ऑप्शन रेजिंग रेपो रेट, दूसरा ऑप्शन रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, तीसरा ऑप्शन बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और चौथा ऑप्शन सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखिए सवाल ये पूछा गया था कि सेंट्रल बैंक क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल बैंक जो है वो पैसे की अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ाता है, मतलब उसके पास पैसा आएगा तभी तो क्रेडिट दे पाएगा। सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास जब भी ज्यादा क्रेडिट आएगा, ज्यादा पैसा रहेगा, तभी तो बाकी कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट दे सकते हैं। तो अपनी अवेलेबिलिटी कैसे बढ़ाता है? तो ऑप्शन डी सही इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को जब बेचता है तो इसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? हम पैसे कहीं देते हैं और बदले में सिक्योरिटीज लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हम सिक्योरिटीज को सेल करते हैं और बदले में हमें वापस पैसा मिलता है। तो जब पैसा ज्यादा आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास लोन की अवेलेबिलिटी मतलब क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तब हम कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट दे सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन है हमारा, गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन द डिपॉजिट इज नोन एज। बहुत ही साधारण सा सवाल है। जो बैंक आपको आपकी डिपॉजिट से ज्यादा जो पैसा विड्रॉ करने की लिमिट दे देता है, इसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एडवांस, दूसरा ऑप्शन ओवरड्राफ्ट, तीसरा ऑप्शन लोन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जो हमारा बैंक होता है वो हमें करंट अकाउंट का मतलब होता है बिजनेस के नाम पे जो अकाउंट आप खुलवाते हो वो करंट अकाउंट होता है, और बिजनेसमैन के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है क्योंकि बिजनेस ज्यादातर तो क्रेडिट बेसिस पे होता है और बिजनेसमैन का बहुत सारा पैसा फंसा होता है। तो उनको मतलब दिक्कत ना आए तो ओवरड्राफ्ट की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, और बैंक खुद डिसाइड करता है कि आपको ओवरड्राफ्ट की क्या लिमिट मिलेगी, और इसमें पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और जैसे ही आपके अकाउंट में कोई भी पैसा आता है तो बैंक अपना ओवरड्राफ्ट जो भी उसने दे रखा है वो पैसे डिडक्ट कर लेता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। भारत में मनी सप्लाई के ऑल्टरनेटिव मेजर्स क्या हैं? पहला ऑप्शन M1, दूसरा ऑप्शन M2, तीसरा ऑप्शन M3 एंड M4, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको तो मालूम होगा ना, M1, M2, M3 एंड M4 क्या होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब मालूम है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों वैसे मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। कि भारत के पास जो अल्टरनेटिव मेजर्स है मनी सप्लाई के, वो M1 भी है, M2 भी है, M3 भी है, M4 है। M4 में M3 आ जाता है और M2 आ जाता है। ठीक है, M3 में M1 M2 आ जाता है, M2 में M1 ऐड हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, उसके ऊपर आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन हमारा, हु सर्कुलेट्स ऑल मिंट एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया।
दोस्तों ऑल मिंट का मतलब होता है सारे के सारे सिक्के, सिक्कों को मिंट किया जाता है, मिंटिंग ऑफ कॉइन्स आपने सुना होगा, ठीक है। मेटल्स को पिघला करके सिक्के का रूप दिया जाता है, तो उसे मिंटिंग कहा जाता है। तो कौन सर्कुलेट करता है सारे के सारे कॉइन्स और 1 रुपए का नोट भारत देश के अंदर? पहला ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और चौथा ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये काम है। आरबीआई को सिक्के से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, आरबीआई बताता है कितना सिक्का चाहिए और इशू मतलब सर्कुलेट करने में मदद करता है, लेकिन मिंटिंग का काम और 1 रुपए नोट के प्रिंटिंग का काम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 रुपए का नोट प्रिंट होना बंद हो गया है क्योंकि 1 रुपए की नोट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू से। मतलब उसको बनाने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब ऐसे तो उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं 1 रुपए के नोट को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि 1 रुपए 16 पैसे खर्च होते हैं, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने 1 रुपए के नोट बनाना बंद कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, सवाल है कि मनी सप्लाई का नैरो मेजर इनमें से किसे हम कंसीडर करते हैं? पहला ऑप्शन M2, दूसरा ऑप्शन M3, तीसरा ऑप्शन M1, चौथा ऑप्शन M4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, एक बार कोशिश तो कीजिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। M1 इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि M3 में M1 के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, M2 भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि M1 बेसिकली क्या बोल सकते हैं, सही जवाब यही है, M1 इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन है हमारा When was the minimum reserve system started in India? भारत के देश के अंदर कब मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्ट हुआ? पहला ऑप्शन 1947, दूसरा ऑप्शन 1948, तीसरा ऑप्शन 1951 और चौथा ऑप्शन 1957। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पहले ही जान लेते हैं एमआरएस क्या होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम 200 करोड़ रुपए का होता है जो आरबीआई को अपने पास मेंटेन करना होता है इन ऑर्डर टू प्रिंट मनी एंड इवन सप्लाई मनी। तो 200 करोड़ में को भी बाइफरकेट किया है, 115 करोड़ रुपीस का गोल्ड रिजर्व है और 85 करोड़ रुपीस का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। तो ये एक मिनिमम रिजर्व अपने पास रखता है आरबीआई, उसके बाद ही वो नोट प्रिंट करता है। तो दिस इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम और इसे अडॉप्ट किया गया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 1957 में, और इसी बेसिस के ऊपर हमारे देश में करेंसी का प्रिंट होना शुरू हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन है हमारा विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इनमें से क्या मनी सप्लाई का मोस्ट लिक्विड मेजर है? देखिए एक ही सवाल है, घुमा घुमा करके पूछ रहे हैं, अब आपको बताना है कि इसमें से क्या सही जवाब है। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करके बताइएगा। पहला ऑप्शन M4, दूसरा ऑप्शन M3, तीसरा ऑप्शन M2, चौथा ऑप्शन M1। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, M1। M1 is the most liquid measure of money supply. Option D is the correct answer. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन है हमारा हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स। हाई पावर्ड मनी में क्या क्या चीजें आती हैं? पहला ऑप्शन C प्लस डी डी प्लस ओडी, दूसरा ऑप्शन C प्लस आर प्लस ओडी, तीसरा ऑप्शन C प्लस आर प्लस टी डी और चौथा ऑप्शन C प्लस डी प्लस टी। तो दोस्तों हाई पावर्ड मनी में आता है ऑप्शन बी, C प्लस आर प्लस ओडी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन है हमारा इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन। इंडिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है वो किस स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है? पहला ऑप्शन पेपर स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन मेटालिक स्टैंडर्ड, तीसरा ऑप्शन गोल्ड स्टैंडर्ड, चौथा ऑप्शन क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पेपर स्टैंडर्ड। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन पेपर स्टैंडर्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से क्या एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया है? एपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़े लेवल का इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं होती, ऑन द टॉप जो सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा होता है, ठीक है, सबसे ऊपर होता है, तो उसे हम एपेक्स कहते हैं। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन एपेक्स बैंक कहलाता है? पहला ऑप्शन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन एसबीपी, पता नहीं क्या है ये, और डी वाला ऑप्शन है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर तो आप जानते ही हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आरबीआई इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है हमारा, हु हैज द राइट ऑफ नोट इशू, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट है ताकि वो नोट को इशू कर सकें। पहला ऑप्शन सेंट्रल बैंक, दूसरा ऑप्शन कमर्शियल बैंक, तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट, चौथा ऑप्शन कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक। देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक नाम नहीं दिया तो हम सेंट्रल बैंक लेकर के चलेंगे, लेकिन अगर आरबीआई नाम दिया होता सेंट्रल बैंक के साथ तो हम आरबीआई लेके चलते। रीजन ये है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम का ऑलरेडी कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो हम, क्योंकि वो दिया नहीं है आरबीआई, तो हम सेंट्रल बैंक ही कंसिडर करेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इनमें से क्या सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन है। पहला ऑप्शन इशू ऑफ नोट्स, दूसरा ऑप्शन बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंक्स, तीसरा ऑप्शन सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे के सारे दिए हुए सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं। वो नोट भी इशू करते हैं गवर्नमेंट के लिए और बैंक्स के लिए। बैंकर भी मतलब अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो भी सेंट्रल बैंक हेल्प करेगा। अन्य बैंक को भी अगर, मतलब जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी अगर पैसे का दरकार पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, तो सेंट्रल बैंक हेल्प करेगा, ठीक है। और देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बना करके इस मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7070 क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई इज कॉल्ड डैश। तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो भी टोटल डिपॉजिट आता है उसका एक रेशियो, एक हिस्सा, रेशियो जो वो आरबीआई के पास जमा करते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा ऑप्शन डिपॉजिट रेशियो, तीसरा ऑप्शन कैश रिजर्व रेशियो, चौथा ऑप्शन लीगल रिजर्व रेशियो। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम CRR भी कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन है हमारा, डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड। डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला ऑप्शन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, तीसरा ऑप्शन करंट अकाउंट डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, देखिए एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में क्या आता है, टाइम डिपॉजिट में आता है फिक्स डिपॉजिट एफडी और आरडी, ठीक है। टाइम डिपॉजिट में एफडी और आरडी आता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट और करंट अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट आता है आपका डिमांड डिपॉजिट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के क्या नेसेसरी कंडीशंस थे। पहला ऑप्शन लिमिटेड नीड्स, दूसरा ऑप्शन लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, तीसरा ऑप्शन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, बार्टर सिस्टम की अगर पहले मैं बात कर लूँ ना, तो बार्टर सिस्टम आज भी इंडिया के अंदर प्रिवेल करता है, और इंडिया से ज्यादा साउथ अफ्रीका के अंदर आज की डेट में भी ये प्रिवेल करता है। इंडिया के अंदर कैसे प्रिवेल करता है, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन विलेजेस में रहता है, और विलेजेस में खेतों में काम करने वाले ना बहुत सारे लेबर्स जो होते हैं उनको पैसे नहीं मिलते, उनको उनकी मेहनत जो भी उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं खेत के अंदर, उसके बदले में उनको अनाज मिल जाता है। तो दिस इज बार्टर सिस्टम, जहाँ पे सर्विसेज के बदले में गुड्स का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे मॉनेटरी चीजें आती ही नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला कि क्या नेसेसरी कंडीशन है बार्टर एक्सचेंज का, लिमिटेड नीड्स, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी चीजें होती हैं तभी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम आता है, प्रिवेल करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं। पहला ऑप्शन सिंपल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, तीसरा ऑप्शन नो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ना बार्टर सिस्टम के क्या थे, एडवांटेजेस थे। एक तो सिंपल था सिस्टम, दूसरा कोई मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपस में बहुत ज्यादा म्यूचुअल कोऑपरेशन रहता था लोगों के बीच में, कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं ज्यादा होता था, सबके पास बराबर चीजें होती थी लगभग लगभग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। इनमें से क्या बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी है। पहला ऑप्शन लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, दूसरा ऑप्शन डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ द गुड्स, तीसरा ऑप्शन लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है
देखिए बार्टर सिस्टम का डिफिकल्टी पूछा जा रहा है, वही वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके, और ऑप्शंस थोड़े अलग दे दिए, तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस बार्टर सिस्टम का डिफिकल्टी था। डिफिकल्टी ऑफ डिवीजन ऑफ गुड्स, कोई अगर हाथी है और हाथी के बदले में आपको 1 किलो सेब चाहिए या 1 किलो अंगूर चाहिए, तो हाथी को कैसे बांटिएगा बताइए। तो ये बहुत डिफिकल्टी होती थी, ठीक है। लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबल मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, जैसे अभी वेट सिस्टम है या करेंसी में मॉनेटरी में आप चीजों की वैल्यू कर लेते हो कि ये 10 रुपए की चीज है, ये 1000 रुपए की चीज है। तो ऐसे कोई सिस्टम था नहीं, ना वेट करने का ना पैसे में मेजर करने का। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन है हमारा, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन, इनमें से क्या मनी इवोल्यूशन का सही ऑर्डर है। पहला ऑप्शन कमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटल मनी। दूसरा ऑप्शन कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी। तीसरा ऑप्शन क्रेडिट मनी, मेटल मनी, पेपर मनी। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, आप बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आया कॉमोडिटी मनी, जहां बार्टर एक्सचेंज था, ठीक है। उसके बाद आया मेटल मनी, जहां पे गोल्ड स्टैंडर्ड या सिल्वर स्टैंडर्ड की बात की गई थी। फिर आया पेपर मनी, और अब पेपर मनी के साथ साथ प्रिवेल करता है क्रेडिट मनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, और क्वेश्चन है हमारा, मनी इज व्हाट मनी डज, हु सेड इट। ये परिभाषा किसने दी थी, मनी इज व्हाट मनी डज, ये डेफिनेशन दी किसने थी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन वॉकर, दूसरा ऑप्शन हॉट्रे, तीसरा ऑप्शन थॉमस, चौथा ऑप्शन कीन्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वॉकर। ये वॉकर की डेफिनेशन थी जिसमें उन्होंने बोला था मनी इज व्हाट मनी डज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से क्या चीज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में इंक्लूडेड है। पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, और चौथा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। मतलब जो प्राइमरी फंक्शन है मनी का, उसमें दोनों चीजें आती हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज मेजर ऑफ वैल्यू। प्राइमरी फंक्शन में दो ही चीजें आती हैं, सेकेंडरी फंक्शन और कंटिंजेंट फंक्शंस अलग हो गए, लेकिन प्राइमरी फंक्शन में सिर्फ दो फंक्शन आते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जहां पे लिखा है बोथ ए एंड बी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में इनमें से क्या चीज इंक्लूड की जाती है। पहला ऑप्शन टू मेक डेफर्ड पेमेंट्स, दूसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे सेकेंडरी फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। टू मेक द डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है फ्यूचरिस्टिक पेमेंट। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एक ऐसी चीज है जिसे एज अ वैल्यू आप स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक, और उसकी वैल्यू समय समय पे बढ़ती भी, कभी कभार बढ़ती है कभी कभार घटती है, डिपेंड करता है आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जी हाँ, आप उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन है हमारा, मनी इज अ पाइवट अराउंड विच द होल इकोनॉमी क्लस्टर्स, हु सेड इट। एक परिभाषा, एक डेफिनेशन है जिसमें कहा गया है कि मनी इज अ पाइवट अराउंड विच होल इकोनॉमी क्लस्टर्स। ये डेफिनेशन दी किसने थी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कीन्स, दूसरा ऑप्शन रॉबर्टसन, तीसरा ऑप्शन प्रोफेसर मार्शल, चौथा ऑप्शन हॉटरे। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोफेसर मार्शल। ये प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी गई डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने बोला था मनी इज द पाइवट अराउंड विच द होल इकोनॉमी क्लस्टर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, और क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ मनी इज। पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मनी के फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी आता है, मेजर ऑफ वैल्यू भी आता है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी आता है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ मनी इंक्लूड। मनी के फंक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला ऑप्शन वैल्यू डिटर्मिनेशन, दूसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन मीन्स ऑफ एक्सचेंज, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज।
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। फंक्शन ऑफ मनी में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, वैल्यू डिटर्मिनेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन है हमारा, मनी इज अ मैटर विच इज, पहला ऑप्शन a measure of value, दूसरा ऑप्शन accepted as a means of exchange, ऑप्शन सी used to store wealth, ऑप्शन डी all of these। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, all of these। मनी इज अ मैटर which is a measure of value, accepted as a means of exchange, used as a store of wealth। So option D is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, और क्वेश्चन है हमारा, बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन्स, सप्लाई ऑफ मनी से हम क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक, दूसरा ऑप्शन मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, तीसरा ऑप्शन डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। By supply of money we means money deposited in the bank, money available with the public, deposit with post office savings bank। Option D is the correct answer for the given question। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से क्या मनी का फंक्शन नहीं है। आई रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से क्या मनी का फंक्शन नहीं है। पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन प्राइस स्टेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथा ऑप्शन यूनिट ऑफ अकाउंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी ये मॉनेटरी फंक्शन है, ठीक है, आरबीआई बनाता है, ये मनी का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक। इनमें से कौन सा पब्लिक का बैंक है। पहला ऑप्शन कमर्शियल बैंक, दूसरा ऑप्शन सेंट्रल बैंक, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। बहुत ही साधारण सा सवाल है। सवाल ये पूछा गया है कि जनरल पब्लिक के लिए कौन सा बैंक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक, क्योंकि सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक होता है, इसे बैंकर्स बैंक कंसीडर करते हैं। जनरल पब्लिक सेंट्रल बैंक में अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, वो डायरेक्टली डील नहीं कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के साथ। तो जब बी गलत हो गया तो ऑप्शन सी जिसमें बोथ ए एंड बी लिखा है वो भी गलत हो गया। नन ऑफ द अबव भी गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज डैश। तो जो प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो क्या है। पहला ऑप्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन एडवांसिंग लोन्स, तीसरा ऑप्शन क्रेडिट क्रिएशन, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट या एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट प्राइमरी फंक्शन है, एडवांसिंग लोन भी प्राइमरी फंक्शन है, क्रेडिट क्रिएशन भी प्राइमरी फंक्शन है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है हमारा, डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक द्वारा डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन करंट डिपॉजिट, दूसरा ऑप्शन सेविंग्स डिपॉजिट, तीसरा ऑप्शन टाइम डिपॉजिट, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि करंट डिपॉजिट आपको मालूम है, करंट डिपॉजिट बिजनेस के नाम पे अकाउंट खुलता है, करंट डिपॉजिट होता है। सेविंग्स डिपॉजिट सैलरीज और वेजेस जिनको मिलता है पर मंथ, जिनकी इनकम होती है ना हर महीने, जिनकी अर्निंग होती है, वो सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं। टाइम डिपॉजिट में एफडी और आरडी आता है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक द्वारा इनमें से किस तरीके का लोन एडवांस किया जाता है। पहला ऑप्शन कैश क्रेडिट, दूसरा ऑप्शन ओवरड्राफ्ट, तीसरा ऑप्शन लोन्स एंड एडवांस, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। कैश क्रेडिट भी आपका कमर्शियल बैंक एडवांस करता है, ओवरड्राफ्ट भी देता है आपके करंट अकाउंट पे, लोन्स एंड एडवांसेस भी प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक का इनमें से कौन सा फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन है। पहला ऑप्शन एजेंसी फंक्शन, दूसरा ऑप्शन जनरल यूटिलिटी फंक्शन, तीसरा ऑप्शन सोशल फंक्शन, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन भी आता है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन भी आता है, सोशल फंक्शन भी आता है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन हमारा, विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का इनमें से क्या एजेंसी फंक्शन है। पहला ऑप्शन एडवांसिंग लोन्स, दूसरा ऑप्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, तीसरा ऑप्शन एक्ट एज ट्रस्टी, चौथा ऑप्शन लॉकर्स फैसिलिटी।
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्ट एज ट्रस्टी। एक्ट एज अ ट्रस्टी इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट मल्टीप्लायर इज, पहला ऑप्शन 1 डिवाइडेड बाय सीआरआर। एक्चुअली 1 सीआरआर नहीं होता, 1 डिवाइडेड बाय सीआरआर होता है। दूसरा ऑप्शन कैश मल्टीप्लाई बाय 1 सीआरआर। तीसरा ऑप्शन कैश मल्टीप्लाई बाय सीआरआर। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 डिवाइडेड बाय सीआरआर। जब 1 को हम कैश रिजर्व रेशियो से डिवाइड करते हैं तो इट इज एक्चुअली अ फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन सीआरआर। इन्होंने बोला कि जब सीआरआर को क्या होता है तो क्रेडिट मनी इंक्रीज होता है। क्या होता है का मतलब फॉल्स। पहला ऑप्शन, जब सीआरआर फॉल करता है तो क्रेडिट मनी इंक्रीज करता है। जब सीआरआर राइज करता है तो क्रेडिट मनी इंक्रीज करता है। जब सीआरआर बढ़ता है और घटता दोनों है तो सीआरआर इंक्रीज करता है। क्या होता है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो आप तो जानते होंगे, जब भी हम अपने बैंक अकाउंट में जो भी पैसा जमा करते हैं उसका एक पोर्शन हमारा जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो आरबीआई के पास जमा कर देता है एज अ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जब सीआरआर फॉल करता है तो क्रेडिट मनी इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन है हमारा, द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज। एटीएम का फुल फॉर्म, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। पहला ऑप्शन एनी टाइम मनी, दूसरा ऑप्शन ऑल टाइम मनी, तीसरा ऑप्शन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अब बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन है हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज। जो मेन फंक्शन है कमर्शियल बैंक का वो क्या है। पहला क्रेडिट कंट्रोल, दूसरा लोनिंग टू अदर बैंक्स, तीसरा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स। क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, कमर्शियल बैंक का नहीं। लोनिंग टू अदर बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, कमर्शियल बैंक का नहीं। कमर्शियल बैंक का मतलब हमारा बैंक जिसमें हम अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वो हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला ऑप्शन, इन्होंने सवाल पूछा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। पहला ऑप्शन कमर्शियल बैंक, दूसरा ऑप्शन सेंट्रल बैंक, तीसरा ऑप्शन प्राइवेट बैंक, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कमर्शियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है जो 1911 में स्टैब्लिश हुआ था। 2021 का मई का महीना चल रहा है। बहुत जल्दी आपको ये सुनने को मिलेगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंक हो गया, क्योंकि आरबीआई और हमारे देश की सरकार ये बहुत जल्दी करने वाली है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन है हमारा, कमर्शियल बैंक्स इशू करेंसी नोट्स। दूसरा ऑप्शन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स, तीसरा ऑप्शन प्रोवाइड लोन्स टू कस्टमर्स, चौथा ऑप्शन बोथ बीएनसी। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओनली बीएनसी। बीएनसी मतलब कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा कस्टमर से, लोन प्रोवाइड कराएगा कस्टमर को, तो दोनों चीजें होंगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज ट्रू फॉर द सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सी बात सेंट्रल बैंक के लिए एकदम सही बोली गई है। पहला ऑप्शन एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, एपेक्स का मतलब जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे टॉप पे होता है। ठीक है, दूसरा कह रहे ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरा कह रहे हैं रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है और रेगुलेट करता है सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाम ही पूछा गया है, तो उस हिसाब से हम ऑप्शन ए डालेंगे सही आंसर हमारा। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। पहला ऑप्शन मोनोपोली ऑफ नोट इशू, दूसरा ऑप्शन बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरा ऑप्शन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये हमारा सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 100, जो कि इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक द्वारा किस तरीके की करेंसी इशू की जाती है? पहला ऑप्शन करेंसी, दूसरा ऑप्शन क्रेडिट मनी, तीसरा ऑप्शन कॉइन्स, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, करेंसी। करेंसी इशू करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये क्रेडिट मनी नहीं इशू करता। कॉइन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। तो ऑप्शन ए, करेंसी, इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि ये सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।